Oh, hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel, Humanities Mania. So, today we are going to discuss a very important and a very interesting chapter of history, class 10, social science, and that is the rise of nationalism in Europe. आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं. क्या नाम है चैप्टर का? द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. देखिए, क्लास 9th में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा, द फ्रेंच रेवोल्यूशन. सभी ने पढ़ा है, ठीक है. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने ये देखा कि किस तरह से फ्रांस के लोगों ने रिवोल्ट कर दिया था. किसके अगेंस्ट में रिवोल्ट कर दिया था? मोनार्की के अगेंस्ट में रिवोल्ट कर दिया था. एंड हु वाज द मोनार्क एट दैट टाइम? उस टाइम वहां का मोनार्क कौन था? लुई 16, ठीक है. एंड व्हाई द पीपल रिवोल्टेड? लोगों ने रिवोल्ट क्यों किया था? बिकॉज ऑफ हेवी टैक्सेशन. देयर वर मेनी कॉजेस, बहुत सारे कारण थे जिस वजह से लोगों ने फ्रांस के वहां पर क्या कर दिया था? रिवोल्ट कर दिया था, ठीक है. तो जैसे कि डिस्कस भी किया गया था कि मेनी कॉजेस वर देयर, जस्ट लाइक हेवी टैक्सेशन, बहुत अधिक मात्रा में टैक्स लगा दिया गया था. उसके अलावा और क्या किया गया था? इकोनॉमिक डिस्पैरिटी थी, सोशल डिस्पैरिटी थी. 3 ऑर्डर्स बने हुए थे. कौन कौन से ऑर्डर थे? क्लर्जी, नोबिलिटी और कॉमन पीपल. क्लर्जी और नोबिलिटी दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम गिविंग द टैक्स. उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था. और टैक्स सिर्फ किससे लिया जाता था? कॉमन पीपल से, ओके. उसके अलावा और क्या था कि फ्रांस बहुत सारे वॉर्स में इंगेज था. फ्रांस वर इंगेज्ड इन मेनी वॉर्स, जैसे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इंगेज था, 7 years वॉर में इंगेज था. तो इस वजह से फ्रांस की इकोनॉमिक जो कंडीशन थी, इट वाज पुअर, ठीक है. तो जो कोई किंग था, जो मोनार्क था, द मोनार्क दैट वाज लुई 16, तो उसने क्या कहा कि लोगों के ऊपर कि हम एक और टैक्स लगाएंगे, ठीक है. तो इसके लिए उसने लोगों को इकट्ठा किया. अच्छा, लोगों ने क्या किया? जब उनको ये मालूम चला कि एक और टैक्स, क्योंकि पहले से वो दे वर बर्डन्ड विथ मेनी ऑफ द टैक्सेस. अब जब लोगों को पता चला कि किंग एक और टैक्स लगाने जा रहा है, तो दे प्रोटेस्टेड एंड दे रिवोल्टेड. उन्होंने क्या कर दिया? लोगों ने रिवोल्ट कर दिया. फ्रांस के लोगों ने क्या कर दिया? रिवोल्ट कर दिया. और इस बास्टाइल का जो किला था, दैट वाज अ जेल, तो उसको क्या कर दिया? वहां पर जाकर जेल तोड़ दी. इसको इतिहास में कहते हैं द स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टाइल. बास्टाइल का किला, जो जेल थी, वहीं से ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई. एंड द डेट वाज 14 जुलाई 1789. 14 जुलाई 1789 को फ्रांस के लोगों ने स्टॉर्म कर दिया बास्टाइल के किले को, फोर्ट प्रिजन. क्यों ऐसा किया फ्रांस के लोगों ने? क्योंकि इट एक्ट्स एज अ डिस्पोटिक रूल. इट वॉज अ सिंबल ऑफ द डिस्पोटिक रूल ऑफ द किंग. फ्रांस, जो बास्टाइल का किला था, वो फ्रांस का जो रूलर था उसका एक सिंबल था. फ्रांस का रूलर क्या था? ही वॉज एन एब्सोल्यूट मोनार्क. एब्सोल्यूट मोनार्क था, तानाशाह था, ठीक है. तो इसके अगेंस्ट में लोगों ने क्या कर दिया? रिवोल्ट कर दिया. उसके बाद टेनिस कोर्ट ओथ है. इसके बाद लोग के टेनिस कोर्ट था, वहां पर चले गए लोग, और लोगों ने क्या किया? शपथ लिया, ओथ लिया, ठीक है. ओथ में क्या कहा कि इस किंग को हम जब तक हटा नहीं लेंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं रहेंगे, ठीक है. तो हुआ क्या कि उन लोगों ने अपनी एक काउंसिल बना ली. अब क्या बना लिया कह सकते हैं? पार्लियामेंट बना लिया, ठीक है. इनिशियली इट वाज नोन एज द स्टेट्स जनरल. पहले क्या कहा जाता था? स्टेट्स जनरल कहा जाता था, ठीक है. बाद में उन लोगों ने क्या डिक्लेयर कर दिया? दे रीनेम्ड द स्टेट्स जनरल एज द नेशनल असेंबली. क्या बना लिया उन लोगों ने? उसको क्या डिक्लेयर कर दिया? नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया, ठीक है. और आज भी देखिए फ्रांस की पार्लियामेंट जो है, जो वहां का लेजिस्लेचर है, उसको वी से क्या, वो लोग क्या कहते हैं? हाँ, ठीक, नेशनल असेंबली, ठीक है. अच्छा, ये चीज उसके बाद में फिर आपने देखा होगा कि फिर लुई 16 को फिर गुलिटाइन कर दिया गया, क्योंकि रेन ऑफ टेरर आ गया था. मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का एक टाइम आ गया था. रेन ऑफ टेरर ईयर याद है? डू रिमेंबर द ईयर? 1793 टू 1794. दैट वाज द टाइम ऑफ द रेन ऑफ टेरर, ठीक है. इसके बाद फिर आगे फिर डायरेक्टरी रूल किया. फिर बाद में नेपोलियन राइज हो गया. नेपोलियन केम टू पावर, ठीक है. और हु वाज नेपोलियन? नेपोलियन वाज अ मिलिट्री जनरल,
एंड अ वेरी एबल एडमिनिस्ट्रेटर, बाद में एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। ही बिकेम द फर्स्ट कॉन्सुल इन 1799। 1799 में पहला कॉन्सुल बना, पावर अपने, ही टुक ऑल द पावर्स इनटू हिज हैंड्स, ओके। और 1804 में उसका कोरोनेशन हुआ, उसका राज्याभिषेक हुआ, ठीक है। और he was declared as the emperor of France in 1804, ठीक है। और उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, उसने कोड दिया, इट इज नोन एज द नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। 1804 का नेपोलियनिक कोड दिया, उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। ही वांटेड फ्रांस टू बी ग्रेट, है ना। और बहुत सारी चीजें की उसने फ्रांस में, यूनिफॉर्म सिस्टम का लाया, मेजरमेंट का, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम ठीक किया गया। सो देयर वर मेनी रिफॉर्म्स। अच्छा, इसके बाद ही स्टार्टेड कैप्चरिंग, वो तो 1797, 98, 99 का टाइम था, टिल 1804 की लगातार नेपोलियनिक वॉर्स चल रहे थे। ही वॉज कैप्चरिंग एंड कॉन्करिंग मेनी टेरिटरीज, बहुत सारी टेरिटरीज को, बहुत सारी कंट्रीज को ही कैप्चर्ड, ठीक है। अच्छा, इस नेपोलियन के रूल में, नेपोलियन के राज में फ्रांस वॉज ग्रेजुअली बिकमिंग पावरफुल। फ्रांस पावरफुल हो रहा था, लगातार पावरफुल हो रहा था। ब्रिटेन में क्या था? ब्रिटेन में मोनार्की थी, बाकी सारी कंट्रीज में मोनार्की थी, यूरोप के अदर कंट्रीज में। अब इन कंट्रीज ने सोचा कि जिस तरह से फ्रांस में रिवोल्ट हो गया है, रेवोल्यूशन आ गया है, मोनार्की को हटा दिया गया है, वहां पर एक रिपब्लिकन सिस्टम आ गया है, डेमोक्रेसी आ गई है, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी कंट्री में भी डेमोक्रेसी आ जाए, लोग रिवोल्ट करने लगे फ्रांस में जैसे रिवोल्ट किया गया। तो सारी कंट्रीज ने, लेड बाय ब्रिटेन, कुछ कंट्रीज थी जैसे कि ब्रिटेन, जैसे ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, है ना, तो ये सारी रशिया, ये सारी कंट्रीज ने मिलकर वॉर लड़ी नेपोलियन से। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री, पर्टिकुलरली द यूरोपियन हिस्ट्री। इट इज नोन एज द बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है, बैटल ऑफ वाटरलू 1815, जिसमें सारी कंट्रीज, ऑल द कंट्रीज कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन, ओके। एंड ही वाज सेंट टू एग्जाइल, उसको एग्जाइल पर भेज दिया। And there he was, he died in the year 1821। इसमें 1821 में नेपोलियन की डेथ हो गई, ठीक है। लेकिन ये जो रेवोल्यूशन लोग लेकर आए थे फ्रांस के, वो वहीं नहीं रुका, ये यूरोप के अदर पार्ट्स में भी, यूरोप की दूसरी कंट्रीज में भी स्प्रेड हो गया। जैसे आप आगे देखेंगे, इटली का यूनिफिकेशन हुआ, जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, और बाकी जगह भी रिवोल्ट हुए डेमोक्रेसी के लिए, बाकी जगह प्रोटेस्ट हुए, बाकी जगह भी रेवोल्यूशन आया। तो फ्रांस के लोगों ने एक रिवोल्ट किया, एक रेवोल्यूशन लाए, जो कि पूरे यूरोप ने उसको क्या किया, अडॉप्ट कर लिया। अब देखते ही देखते, स्लोली एंड ग्रेजुअली, इन द कंप्लीट यूरोप, पूरे यूरोप में एक रेवोल्यूशन आ गया, एक बड़ा बदलाव आया। किसके अगेंस्ट में? मोनार्की के अगेंस्ट में, अगेंस्ट द मोनार्कियल रेजिम्स, जो एब्सोल्यूट मोनार्की थे वहां पर। देखिए, देयर वर, जैसे लुई 16 भी था यूरोप में, फ्रांस में लुई 16 कैसा था? एक एब्सोल्यूट मोनार्क था। यू नो देयर वर मींस डिफरेंस इन मोनार्क एंड एब्सोल्यूट मोनार्क। Monarch is also a king having all the powers, but that monarch may use the power for the benefit of the people, but not particularly in the case of, it may not be in the case of absolute monarch. एब्सोल्यूट मोनार्क वो होते हैं जो अपनी सारी शक्ति का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, फॉर देयर ओन बेनिफिट। जैसे जनता पर हेवी टैक्सेस लगा देते हैं, जैसे लुई 16 ने लगाया था, ठीक है, और कुछ लोगों को प्रिविलेज देते हैं, जैसे क्लर्जी, जैसे नोबिलिटी, है ना, उन लोगों को प्रिविलेज थे, एग्जेम्पशन था, लेकिन बाकी लोगों को एग्जेम्पशन नहीं था, खास करके जो कॉमन पीपल थे, जो पेजेंट्स थे, है ना। अभी देखिए, जो क्लास 10th में है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द डे ऑफ नेशन, ये अभी जो आपका जो चैप्टर है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये इसी का सीक्वल है। मतलब जो आपने क्लास 9th में द फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है, इसी के आगे की स्टोरी है, ठीक है, कि यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, व्हाट हैपेंड आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन यूरोप। ओके, अब देखिए आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, इसमें यही सबसे पहले टॉपिक है, बताया गया है, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। पहला क्लियर एक्सप्रेशन नेशनलिज्म का वो सबसे पहले कहां आया, कहां देखने को मिला? फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789 में, ठीक है, जो व्हाट वी हैड डिस्कस जस्ट नाउ।
France, as you would remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch. अब देखिए, अभी हमने डिस्कस किया कि वहां पर एब्सोल्यूट मोनार्क था, जिसके लिए फ्रांस के लोगों ने क्या कर दिया? रिवोल्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि लोगों के पॉलिटिकल फ्रीडम, लोगों की इकोनॉमिक फ्रीडम सारा उसने कर्ब कर कर रखा हुआ था, सप्रेस कर कर रखा हुआ था। ठीक है, अभी देखिए बाद में यूरोप में बहुत सारे लोग आए, फिलोसफर्स आए, उन्होंने अपने अपनी फिलोसफीज दी, लोगों को बताया फ्रीडम क्या है, लिबर्टी, इक्वालिटी, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी देखने को मिला। ठीक है, क्या बताया गया? इक्वालिटी बताया गया, लिबर्टी बताया गया, फ्रेटर्निटी बताया गया। ठीक है, और 1848 में एक पेंटिंग भी बनाई गई है फ्रेडरिक सोरू के द्वारा, एक आर्टिस्ट थे, हिज नेम वाज फ्रेडरिक सोरू। तो उन्होंने एक पेंटिंग बनाई है, द यूटोपियन विजन। ठीक है, देखिए ये पेंटिंग में क्या दिखाया गया? फ्रेडरिक सोरू ने जो पेंटिंग बनाई है, उसने प्रिंट किया 1848 में, एक सीरीज प्रिंट की। ठीक है, 4 पेंटिंग्स की, जिसमें उसने ये बताया कि किस तरह से यूरोप के लोग, इवन द गॉड्स, देखिए इसमें देवी, यूरोप के देवी देवताओं को भी दिखाया गया है, कि किस तरह से एंजल्स को दिखाया गया, कि किस तरह से डिवाइन भी, जो हेवनली पावर्स है, वो भी यही चाह रहे हैं कि यूरोप में मोनार्की खत्म हो और डेमोक्रेसी आ जाए, लिबर्टी हो, इक्वालिटी हो, फ्रेटर्निटी हो, जैसा कि इस पेंटिंग में दिखाया गया है। अभी देखिए लोग निकल रहे हैं और अपने अपने कंट्रीज का, अपने अपने जगह का फ्लैग लेकर मार्च कर रहे हैं, और उसमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी को भी दिखाया गया है। ठीक है, कि किस तरह से लोग ये चाह रहे हैं, एवरीवन एंड इवन द गॉड्स ऑल्सो, कि यूरोप में लिबर्टी आए, फ्रेटर्निटी आए, और ये जो एब्सोल्यूट मोनार्की है ये क्या हो, ये खत्म हो। ठीक है, यूटोपियन विजन, यू नो दिस वर्ड यूटोपियन विजन, यूटोपियन कहते हैं ऐसे एक इमेजिनेशन या इमेजिनरी वर्ल्ड को जहां पर हर चीज परफेक्ट हो, जहां पर सारी चीज क्या हो, परफेक्ट हो। ठीक है, जैसे यू कैन ऑल्सो सी द मीनिंग ऑफ यूटोपियन, a vision of a society that is so ideal that it is unlikely to actually exist, कि ऐसा एक समाज जो कि इतना आइडियल है, इतना अच्छा है, कि जो अनलाइकली टू एग्जिस्ट, जो कि इम्पॉसिबल है कि ऐसी सोसाइटी एग्जिस्ट हो सके अर्थ पर। ठीक है, लेकिन इन लोगों ने इस चीज का विजन किया। दूसरी चीज लिखी हुई है एब्सोल्यूटिस्ट, एब्सोल्यूटिस्ट, दैट्स व्हाट वी वर डिस्कसिंग अबाउट, कि एब्सोल्यूटिस्ट जो एकदम पावरफुल है, एब्सोल्यूट मोनार्क जो सब के ऊपर क्या है, डोमिनेंट है, जैसे लुई 16, जो लुई किंग्स थे, ये क्या थे, दे वर डोमिनेंट। ओके, सो अ गवर्नमेंट और अ सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रिस्ट्रेंट, जिनके पास कोई रिस्ट्रेंट नहीं है। ठीक है, दोज हु आर हैविंग नो रिस्ट्रेंट ऑन द पावर एक्सरसाइज, मतलब उनके पास अतः पावर है, immense power they are having। ठीक है, and they use that immense power to dominate the people, जैसे लुई 16 ने डोमिनेट किया था फ्रांस के लोगों को। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिए, इसमें अ वेरी इंपॉर्टेंट नेशन की मीनिंग दी गई है। एक फिलोसफर है, यूरोपियन फिलोसफर अर्न्स्ट रेनन ने एक लेक्चर दिया था सॉर्बन यूनिवर्सिटी में 1882 में। तो उन्होंने, उनके लेक्चर का यही थीम ही था, यही टॉपिक ही था, व्हाट इज अ नेशन, नेशन क्या होता है, नेशन मतलब राष्ट्र, राष्ट्र क्या होता है। ठीक है, तो उन्होंने अपने लेक्चर में यह बताया, नेशन की जो डेफिनेशन दी, ये दी कि अ नेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडेवर्स, सैक्रिफाइस एंड डिवोशन। नेशन जो होता है वो एक लंबे समय से जो कोई चीज चली आ रही है, कल्चर और जो कस्टम्स चले आ रहे हैं, जो बिलीफ चले आ रहे हैं, उसी और उसी का एक मतलब एक मिक्सचर आप कह लीजिए, एंडेवर है, जिसमें बलिदान होता है और डिवोशन है। ठीक है, यही तो होता है ना नेशन। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं नेशनलिज्म की, जो हमारे चैप्टर का टॉपिक है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रभक्ति की भावना। ठीक है, एंड व्हाट इज नेशनलिज्म, लव एंड डिवोशन, रेस्पेक्ट टुवर्ड्स योर कंट्री, ओके, टुवर्ड्स आवर ओन कंट्री, टुवर्ड्स वंस कंट्री, जो हमारा लव होता है, डेडिकेशन होता है, डिवोशन होता है अपनी कंट्री के लिए, दैट इज नेशनलिज्म। तो ये चीज यूरोप में आई। ठीक है, नेक्स्ट
अब देखिए इसमें यूरोप का मैप बनाया दिया गया है कि किस तरह से एट दैट टाइम द कंट्रीज एंड किंगडम्स वर देयर, लाइक द ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, नेदरलैंड्स एंड अदर कंट्रीज लाइक द ऑस्ट्रियन एम्पायर, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, तमाम ऐसे जो किंगडम्स थे एट दैट टाइम दैट वर एग्जिस्टिंग इन यूरोप। नेक्स्ट यहां पर नेपोलियन के बारे में कुछ चीजें बताई गई है। देखिए नेपोलियन एक ग्रेट लीडर था जिसने यूरोप को क्या कि यूरोप को पावरफुल बनाया, ठीक है। और इन 1804 एक सिविल कोड दिया, एक कानून बनाया जिसको इट इज पॉपुलरली नोन एज द नेपोलियनिक कोड, जिसको पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है, नेपोलियनिक कोड के नाम से, ठीक है। 1804 में बहुत सारे प्रिविलेज उसने चीजें एक कानून बनाया जिसमें एक चीज उसने बहुत इंपॉर्टेंट जो काम किया वो ये किया कि जितने भी जो प्रिविलेजेस फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जितने भी प्रिविलेजेस मिल रहे थे क्लर्जी को, नोबिलिटी को, वो सारे प्रिविलेजेस बर्थ के बेसिस पर जो मिलते थे, जो ऑर्डर्स बने हुए थे, उन सबको क्या कर दिया, इन सबको खत्म कर दिया, ठीक है। सो ही टेकन अवे ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ एंड ही एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ। क्या स्टैब्लिश किया, इक्वालिटी बिफोर लॉ, जैसे जो आज कॉन्स्टिट्यूशन में भी है हमारे, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नजर में सभी एक बराबर हैं, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, और राइट टू प्रॉपर्टी भी उसने सिक्योर किया। देन दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर द फ्रेंच कंट्रोल, ठीक है। और ही ऑल्सो रिफॉर्म द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क, बहुत सारी चीजें उसने की जो कि उसने एक फ्रांस को ग्रेट बनाने में ये सारी चीजों का बहुत ही ज्यादा योगदान रहा है, ठीक है। देन नेपोलियन ऑल्सो सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हुए जिसको उसने सिग्निफाई किया, सिंप्लीफाई किया, ठीक है। जैसे जर्मनी इनिशियली जर्मनी वाज डिवाइडेड टू मेनी स्मॉल किंगडम्स, बहुत सारे स्मॉल किंगडम्स में जर्मनी वाज डिवाइडेड, तो उसने जर्मनी को 39 स्टेट्स में क्या कर दिया, उसको इंटीग्रेट कर दिया, जर्मनी को, प्रूशियन किंगडम को, ठीक है। Then Napoleon simplified administrative division, abolished the feudal system. Feudal system को उसने abolish किया. Initially feudal system was there. Landlords होते थे, ठीक है, feudal lords होते थे. They were also very much dominant. वो लोगों से टैक्स वसूल करना और उसके बाद वो किंग को सपोर्ट करना, उनका बहुत डोमिनेंस था. फ्यूडल बहुत सारे लोगों को बॉन्डेड लेबर्स बना लेते थे फ्यूडल लॉर्ड्स, तो इन लोगों को इनका सिस्टम खत्म किया नेपोलियन ने, ठीक है। एंड फ्रीड पेजेंट्स फ्रॉम सर्वडम, और पेजेंट्स को सर्वडम से मैनोरियल जो उनके ऊपर ड्यूज थी, जो ट्रैप करके जो फ्यूडल लॉर्ड्स ने उनके ऊपर लगा दिए थे, इन सारे लोगों को नेपोलियन ने क्या कर दिया, फ्री करा दिया, ठीक है। तो बहुत सारे ही डिड अ वंडरफुल वर्क. Then in the towns, guild restrictions were also removed. Many restrictions were there, many duties were there. He also removed all the duties. Then last, transport and communication systems were improved. ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम जो कि कंट्री के लिए, किंगडम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको क्या कर रहा, उसने इंप्रूव करा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट के और कम्युनिकेशन के सिस्टम को इंप्रूव किया. पेजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम, ठीक है। तो इससे बिजनेसमैन जो छोटे जो पूंजी के लोग थे, जिनके पास कम कैपिटल थी, उनको इससे बहुत फायदा हुआ, ठीक। बिजनेस बढ़ा, व्यापार बढ़ा, ट्रेड बढ़ा, ठीक। देन स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स, और बड़े लेवल पर उसने एक स्टैंडर्ड वेट और मेजर्स बनाए. पहले अलग अलग मेजरमेंट होते थे, बाद में इन सबको एक कर दिया गया था, ठीक है. एक यूनिफॉर्म सिस्टम बना दिया गया. सो दीज वर द मींस वर्क डन बाय नेपोलियन. ये आप इमेज में देख सकते हैं नेपोलियन, ठीक है. द कोरियर ऑफ राइनलैंड लूजेस ऑल दैट ही हैज ऑन हिज वे होम फ्रॉम. इसमें दिखाया गया है कि नेपोलियन ने जितनी भी टेरिटरीज को कैप्चर किया था, बाद में धीरे धीरे वो टेरिटरीज क्या होने लगी, लूज होने लगी. एक इमेज पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है. नेक्स्ट, द नेशन, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. देखिए नेशनलिज्म का जो इमरजेंस हुआ है यूरोप में, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के ही बाद हुआ है.
इसमें बहुत सारी कंट्रीज जैसे जर्मनी हो गया, आपका इटली है, स्विट्जरलैंड है, दे वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, मेनी किंगडम्स, टुडे दे आर कंट्रीज. जर्मनी इज अ कंट्री, फ्रांस इज अ कंट्री, एंड पोलैंड एंड पोर्टुगल, स्विट्जरलैंड, they were all countries. Italy, it is a country, but at that time it was a kingdom, and not only one kingdom, but these countries, they were divided into many kingdoms, many. Italy, you know, Italy today, Italy is a unified country, one single country in Italy. At that time it was divided into 7 kingdoms. Italy 7 kingdoms में divide थी. बाद में उसको एक किया गया, जिसको एकीकरण कहते हैं, इंटीग्रेट किया गया इटली को, जिसमें रेवोल्यूशनरीज का बहुत बड़ा रोल था. एक रेवोल्यूशनरी थे, ही वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी, ही हैज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इटली के एकीकरण में, इटली को एक करने में, इंटीग्रेट करने में. हिज नेम वाज जिसेप मजीनी. एक और रेवोल्यूशनरी थे, हिज नेम वाज जिसेप गैरिबल्डी. क्या नाम था उनका? जिसेप गैरिबल्डी. ठीक है. और बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज, काउंट डी कैवर थे. इन लोगों का बहुत बड़ा रोल रहा है इटली को इंटीग्रेट करने में. इसी तरह से जर्मनी, जर्मनी प्रूशियन किंगडम, जर्मनी इनिशियली नेम्ड एज प्रूशिया, पहले प्रूशिया के नाम से जाना जाता था. 39 कन्फेडरेशन, 39 स्टेट्स में डिवाइडेड था. बाद में ऑटो वन बिस्मार्क, जो कि चांसलर थे और ग्रेट स्टेट्समैन थे, उन्होंने बाद में इटली, जर्मनी को क्या कर दिया? एक कर दिया, इंटीग्रेट किया. उनका बहुत बड़ा रोल रहा है जर्मनी को इंटीग्रेट करने में, ऑटो वन बिस्मार्क का. ठीक है. तो इस तरह से बाद में धीरे धीरे सारी कंट्रीज में नेशनलिज्म आया. वहां पर लोगों को यह लगा कि कंट्रीज जितने किंगडम्स है, अलग अलग किंगडम्स है, इनको एक होना चाहिए. ठीक है. ये सारी चीजें हुई. आप इसमें आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस दी गई है. ठीक, जैसे 1797 में नेपोलियन इन्वेड्स इटली, नेपोलियन एक वॉर्स के बारे में बताया गया है कि 1797 में किस तरह से नेपोलियन ने इन्वेड किया. बहुत सारी कंट्रीज को नेपोलियन ने इन्वेड किया, जैसे ऑस्ट्रिया हो गया, इटली हो गया, या इजिप्ट हो गया. ठीक है. देन 1814-15 फॉल ऑफ नेपोलियन, द वियना पीस सेटलमेंट. देखिए, जैसे कि अभी बताया कि नेपोलियन क्योंकि इतना पावरफुल हो चुका था कि मेनी कंट्रीज लाइक ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज, दे फियर्ड दैट कि नेपोलियन कहीं उनके कंट्रीज पर अटैक ना कर दे. ठीक है. तो इस वजह से उसको दे डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू. वाटरलू के बैटल में 1815 में नेपोलियन को डिफीट कर दिया गया. और नेपोलियन को डिफीट करने के बाद जो पुरानी बोर्बन डायनेस्टी थी, जिस डायनेस्टी से कौन लोग बिलोंग करते थे? लुई किंग्स बिलोंग करते थे. लुई 14, लुई 15, लुई 16, ये लोग बिलोंग करते थे. तो इन लोगों को क्या कर दिया गया? इन्हीं के एक इसी डायनेस्टी के एक पर्सन थे, उनको राजगद्दी पर बैठा दिया गया. मतलब बोर्बन डायनेस्टी को वापस से क्या कर दिया गया? रीस्टोर कर दिया गया. द बोर्बन डायनेस्टी वाज रीस्टोर्ड. और जो रॉयल फैमिली के एक पर्सन थे, उनको टाइटल दिया गया लुई 18 का. लुई 18 का टाइटल देकर ही वॉज डिक्लेयर्ड द किंग, और वापिस से उनको क्या कर दिया गया? किंग बना दिया गया. ठीक है. इसके बाद से और भी बहुत सारी चीजें हुई. नेक्स्ट है 1821. एक और फिर एक दौर चला जिसमें कंट्रीज, किंगडम्स अपने आप को इंडिपेंडेंट करा रहे थे. जिसे एक एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर. इनिशियली एक एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर. इट वाज अ माइटी एम्पायर. तो उसमें बहुत सारी कंट्रीज थी, किंगडम्स थे. तो कुछ किंगडम जैसे ग्रीस एक कंट्री है आज, एट दैट टाइम इट वाज अ किंगडम. तो ग्रीस ने क्या किया कि ग्रीस ने स्ट्रगल चलाया इंडिपेंडेंस के लिए, अपने आप को इंडिपेंडेंट कराने के लिए. किससे इंडिपेंडेंट कराने के लिए? ऑटोमन एम्पायर से अपने आप को इंडिपेंडेंट कराने के लिए एक मूवमेंट चलाया. ठीक है. फ्रीडम मूवमेंट चला और ग्रीस की बहुत सारी कंट्रीज ने हेल्प की. और 1821 से लेकर जो मूवमेंट वहां पर चलना शुरू हुआ है, तो 1830 में, ईयर याद रखिएगा, 1830 में ग्रीस ने अपने आप को इंडिपेंडेंट करा लिया. ग्रीस बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1830. और एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल. ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है. ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1830. उसी ट्रीटी के अंडर ग्रीस को क्या दे दिया गया? इंडिपेंडेंस दे दिया गया. ग्रीस बिकेम इंडिपेंडेंट. ओके. देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास. देखिए, यूरोप में
जैसे कि आप लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा कि बहुत सारे ऑर्डर्स बने हुए थे, मेजरली 3 ऑर्डर थे, क्लर्जी, नोबिलिटी और कॉमन पीपल। ठीक है, अब एक क्लास था एरिस्टोक्रेसी। व्हाट डू मीन बाय एरिस्टोक्रेसी? एरिस्टोक्रेसी किसको कहते हैं? देखिए, एरिस्टोक्रेसी या एरिस्टोक्रेट जो नोबल पीपल होते हैं, जो एलीट क्लास के लोग होते हैं, कुलीन वर्ग के लोग होते हैं, एलीट क्लास के लोग होते हैं, बहुत ही हाई क्लास के लोग होते हैं, पावरफुल पीपल होते हैं, इन्हीं को कहते हैं एरिस्टोक्रेट्स। ठीक है, तो बड़े लेवल पर ये लोग इमर्ज हुए, एरिस्टोक्रेट्स। ठीक है, और एक वर्ग का और इमरजेंस हुआ, मिडिल क्लास। ठीक है, देखिए पहले जब मोनार्की थी, एब्सोल्यूट मोनार्की थी, पर्टिकुलरली फ्रांस में, तो लोगों को के ऊपर इतना टैक्स लगाया हुआ था कि लोगों के पास पैसा बचता नहीं था। जो पैसा उनको बचता था वो सारा किस में चला जाता था? टैक्स देने में चला जाता था। लेकिन क्योंकि अब मोनार्की खत्म होकर डेमोक्रेटिक सिस्टम आ गया था, तो लोग, ट्रेड भी बढ़ा। ठीक है, ट्रेड बढ़ा, लोगों ने ट्रेड करना शुरू किया, प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन करना शुरू किया। ठीक है, तो उससे लोगों के पास कुछ पैसा आने लगा था, लोगों के पास कुछ पैसा आने लगा था, और धीरे धीरे लोगों की इनकम भी बढ़ी, और इसी तरह से एक इमरजेंस हुआ एक क्लास का। कौन से क्लास का? मिडिल क्लास का। मतलब लोग पुअर से क्या हो गए? धीरे धीरे मिडिल क्लास में आ गए। ठीक है, और ये लोग, जैसे कि आप देखिए, द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ द पेजेंट्री। इसीलिए कभी कभी देखिए थर्ड ऑर्डर को पेजेंट्री भी कहा जाता है, क्योंकि ये लोग में इन लोगों में, मिडिल क्लास में ज्यादातर लोग कौन थे? पेजेंट्स थे, पेजेंट फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है, अब देखिए, to the west the bulk of the land was farmed by tenants and small owners, while in eastern and central Europe the pattern of land holding was characterized by vast estates which were cultivated by the serfs। अब देखिए सर्फ किसको कहते हैं? देखिए सर्फ ऐसे लोग थे जिनके पास, जो खेती करते थे, पेजेंट्स थे, और जिनके ऊपर बहुत सारे ड्यूज थे। ठीक है, अब उनके द्वारा खेती की जाती थी। हाँ, बाद भी इनको काफी ज्यादा इनको रिलैक्सेशन, रिलीफ दे दिया गया था। ठीक है, जो पहली इनिशियली वो बर्डन थे, अब बर्डन इनका कम हो गया था। ठीक, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। देखिए, एक होता है नेशनलिज्म, ठीक है, लव एंड डिवोशन, रिस्पेक्ट फॉर वंस कंट्री। एक है लिबरल नेशनलिज्म। ठीक, देखिए लिबरल नेशनलिज्म क्या है? जैसे हम बात करते हैं 19th सेंचुरी यूरोप की, तो 19th सेंचुरी यूरोप इट वाज क्लोज अलाइड टू द आइडियोलॉजी, क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म कहते हैं फ्री को, फ्री, जैसे लिबरलिज्म, लिबरल, लिबरल वर्ड से ही आया है, वर्ड बना है लिबर्टी। लिबर्टी, जैसे फ्रांस इतना बड़ा रेवोल्यूशन हुआ, कितने लोगों ने अपना अपना जो लाइफ स्टेक पर लगा दिया, किसके लिए? लिबर्टी के लिए, कि उनको फ्रीडम मिल सके। हाँ, तो अब देखिए, तो यूरोप में इसीलिए सारे लोगों ने, तमाम कंट्रीज ने अपने अपने लोगों को, वहां के लोगों ने, वहां के गवर्नमेंट ने, सभी ने लिबर्टी के लिए बड़े लेवल पर स्ट्रगल किया। ठीक है, Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of autocracy। लिबरलिज्म ये माना जाता था कि अब मोनार्की का, एब्सोल्यूट मोनार्की का क्या हो गया है? एंड हो गया है, और अब क्या आ गया है? लिबरलिज्म आ गया। मतलब अब लोगों को एक तरह से एक राइट मिल गया है कि वो फ्रीली अपने बातों को रख सकते हैं, है ना, और उनके ऊपर जो भी बर्डन था टैक्स का, वो अब क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। ठीक है, देखिए, this is a very important chapter what we are discussing about a new conservatism after 1815। देखिए, यही अभी हम बात कर रहे थे कि जब ट्रीटी ऑफ वियना हुई, जब बैटल के बाद बैटल ऑफ वाटरलू हुआ, बैटल ऑफ वाटरलू इन विच ईयर? किस ईयर में हुआ? 1815। ठीक है, किन के बीच हुआ? याद रखिएगा, बैटल ऑफ वाटरलू वाज फॉट बिटवीन नेपोलियन, फ्रांस, नेपोलियन, एंड देयर वर 4 कंट्रीज। ठीक है, याद रखिएगा उसको, ब्रिटेन, रशिया, प्रुशिया, ऑस्ट्रिया। ठीक है, कितनी कंट्रीज थी? ब्रिटेन, रशिया, प्रुशिया, ऑस्ट्रिया। ओके,
अब 1815 में बैटल हुआ, बट नेपोलियन लॉस्ट द बैटल, ठीक है, एंड ही वॉज सेंट टू एग्जाइल, उसको एग्जाइल पर भेज दिया गया था। एक अटलांटिक में एक आइलैंड है जो ब्रिटिश का ही आइलैंड है, ब्रिटिश की टेरिटरी है, वहां पर उसको एग्जाइल पर भेज दिया गया था नेपोलियन को। और 1821 में उस नेपोलियन की क्या हो गई, उसकी डेथ हो गई, ठीक है। अच्छा, अब देखिए उसके बाद ट्रीटी की गई, और इस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ वियना। ये कहां की गई थी, ये ऑस्ट्रिया में की गई थी, मॉडर्न डे ऑस्ट्रिया। आज वियना कैपिटल है ऑस्ट्रिया की, और वहां पर वहां पर जो ट्रीटी की गई थी, तो वहां पर उस ट्रीटी को प्रिसाइड किसने किया था, इट वॉज प्रिसाइडेड बाय ड्यूक मैटरनिक, ऑस्ट्रियन चांसलर था, हिज नेम वॉज ड्यूक मैटरनिक। और ड्यूक मैटरनिक ने, आपको पता है फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में की स्टेटमेंट दिया है, पता है ना क्या स्टेटमेंट, उसने ये कहा था, बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है, सीबीएसई बोर्ड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड दिस क्वेश्चन। क्या कहा था कि वेन एवर फ्रांस स्नीजेज, जब भी फ्रांस को छींक आती है, वेन एवर फ्रांस स्नीजेज द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, सारे यूरोप को क्या हो जाता है, जुकाम हो जाता है जब फ्रांस को छींक आती है। वेन फ्रांस स्नीजेज द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, जैसे किसी को जुकाम होता है, उसमें छींक देता है, तो दूसरे को भी क्या हो जाता है, जुकाम हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको जुकाम, आपने को छींक दिया, पता चला क्या हो गया, इनको भी जुकाम हो गया, है ना, वो वायरस होता है, बैक्टीरिया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि उसने क्या दिया, ये स्टेटमेंट दिया। उसका कहने का क्या मतलब था, क्या वाकई फ्रांस को छींक आती है, क्या फ्रांस से कोई पर्सन है, कोई ह्यूमन बीइंग है, फ्रांस क्या कहने का ये मतलब है कि फ्रांस में अगर कोई भी इवेंट होता है, जैसे रिवॉल्यूशन हुआ, तो उसका इंपैक्ट कहां होता है, उसका इन्फ्लुएंस पूरे यूरोप में होता है, ठीक है। उसके कहने का ये मतलब था, ठीक। अच्छा, उसी ने एक और बात कहा है, इटली के एक रेवोल्यूशनरी पर्सन थे, ग्रेट रेवोल्यूशनरी थे, जिसेप मजीनी, ठीक है। तो जिसेप मजीनी के बारे में कहा है कि ये ही वॉज अ मोस्ट डेंजरस पर्सन ऑफ आवर ऑर्डर, ठीक है। खैर, तो ड्यूक मैटरनिक ने उस ट्रीटी ऑफ वियना को प्रिसाइड किया, ठीक। तो ट्रीटी ऑफ वियना में बहुत सारे टर्म्स थे, बोर्ड often ask this question, the terms of the treaty of Vienna, ठीक है। तो in which year treaty of Vienna, ईयर याद रखिएगा, in which year treaty of Vienna was held, 1815, ओके। इसमें कंजर्वेटिव ऑर्डर को रिस्टोर कर दिया गया था, जैसे कि हमारी हेडिंग है द अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। जैसे कंजर्वेटिव समझते हैं पुराने ऑर्डर को, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी, बॉर्बन डायनेस्टी रूल कर रही थी, तो बॉर्बन डायनेस्टी को वापस से क्या कर दिया गया, रीस्टोर कर दिया गया, याद रखिएगा, रिमेंबर, ठीक है। बॉर्बन डायनेस्टी को सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखेंगे, बॉर्बन डायनेस्टी को क्या कर दिया गया था, रीस्टोर कर दिया गया था, अंडर द टाइटल ऑफ लुई 18। लुई 16 के बाद 17 नहीं आया, क्या आया, 18, ओके। इसके बाद बहुत सारी पावर्स को, बहुत सारे फ्रांस के जो आसपास की जगह थी, जो नेपोलियन ने टेरिटरी, जो नेपोलियन ने कैप्चर किया था, इन सब को वो सारी कंट्रियों ने आपस में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। जो नेपोलियन ने सारे टेरिटरीज को, अभी डायग्राम देखे थे ना, यहां पर फोटो देखी थी ना, कि जितनी टेरिटरीज को, जितने किंगडम्स को नेपोलियन ने इतने ईयर्स में, इतने साल में कैप्चर किया था, उन सभी को क्या कर लिया गया, सभी कंट्रीज में डिवाइड कर दिया गया, और फ्रांस के एक्सपेंशन को रोक दिया गया। मींस सारी कंट्रीज को फ्रांस के बॉर्डर पर, सारे किंगडम्स को फ्रांस के बॉर्डर पर सेटअप कर दिया गया, ताकि फ्रांस का एक्सपेंशन ना हो, ठीक है, सो दैट फ्रेंच टेरिटरी कैन नॉट बी एक्सपेंडेड, ठीक। और जैसे कि आप देखेंगे कि ऑस्ट्रिया और प्रशिया, तमाम कंट्रियों ने आपस में सारे बॉर्डर्स पर किंगडम्स को अपने स्टैब्लिश कर दिया, ठीक है। और उन्होंने ये इंश्योर किया कि फ्रांस पावरफुल ना हो, ठीक है। फ्रांस पावरफुल हो जाएगा तो वो लोग कैसे पावरफुल रह पाएंगे, ठीक है। तो दे इंश्योर्ड दैट। का नाम याद रखिएगा, स्पेलिंग भी खास करके देख लीजिएगा, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं स्पेलिंग में, ड्यूक मैटरनिक, ठीक, याद रखिएगा। देखिए इसमें
all the points it was given. The Bourbon dynasty which had been deposed during the French Revolution was restored. Bourbon dynasty को क्या कर दिया गया? Restore कर दिया गया. और फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरी इट हैज एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन. नेपोलियन के अंडर में जितनी टेरिटरीज थी वो सब क्या कर लिया गया? एनेक्स कर लिया गया. ठीक है, दूसरी कंट्रीज के द्वारा डिवाइड कर लिया गया था. देन अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस. की बाउंड्री पर बहुत सारी स्टेट को सेटअप कर दिया गया टू प्रिवेंट द फ्रेंच एक्सपेंशन. फ्रेंच एक्सपेंशन को रोकने के लिए. द किंगडम ऑफ द नेदरलैंड्स. नेदरलैंड का जो किंगडम था जिसमें बेल्जियम, आज का जो बेल्जियम है वो भी इंक्लूड था, वॉज सेटअप इन द नॉर्थ. तो फ्रांस के नॉर्थ में बेल्जियम को सेटअप कर दिया गया. जेनुआ इट वाज एडेड टू पिएडमोंट. जो पिएडमोंट था, साइडिनिया पिएडमोंट, उसमें ऐड कर दिया गया साउथ में. प्रुशिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर. और उसके वेस्टर्न फ्रंटियर पर प्रुशिया को बहुत सारी टेरिटरीज दी गई थी. वाइल ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली. और नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल किसको दे दिया गया था? ऑस्ट्रिया को. ठीक है. बट द जर्मन, अब देखिए नेपोलियन ने जो 39 स्टेट का जर्मन कन्फेडरेशन बनाया था, इट रिमेन अनटच्ड. उसको किसी ने टच नहीं किया. ठीक है, इट रिमेन अनटच्ड. देन ईस्ट में रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड. कुछ पार्ट्स पोलैंड का किसको दे दिया गया था? रशिया को. वाइल प्रुशिया वाज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सोनी. सैक्सोनी का कुछ पोर्शन प्रशिया को, जो आज का मॉडर्न डे जर्मनी है, उसको दे दिया गया था. बस मेन इंटेंशन क्या था? द मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर द मोनार्कीज. इसको ओपन इन्वर्टेड में लिख लीजिएगा. टू रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन. उन मोनार्कीज को वापस से क्या करना? स्टोर कर देना, रिस्टोर कर देना, जिसको नेपोलियन ने ओवरथ्रो कर दिया था. ठीक है. एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप. और पूरे यूरोप में दोबारा से कंजर्वेटिव ऑर्डर बनाना, वही दोबारा से मोनार्कियल सिस्टम को ले आना जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले था. ठीक है. तो आई होप के आज आप लोगों को कुछ चीजें क्लियर हुई होगी. किसी को कोई डाउट? ठीक है. ओके, फिर इसके बाद हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस नेक्स्ट. ठीक है, इसके बाद का हम लोग अपने अगले क्लास में पढ़ेंगे. तो आई होप आप सभी लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी. ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं. ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टडी.